मैं दिल्ली में स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में के प्रिंसिपल से मिलने चला गया। तो मैंने कहा, मिस्टर रिवेरो, आई एम द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी। आई वांट यू टू डेवलपमेंट ऑफ दिस अथॉरिटी, दिस एरिया, रोड्स एंड लैंडस्केपिंग, हाँ। तो उन्होंने सुना, फिर उन्होंने कहा कि मिस्टर योगेंद्र, आप ऐसा करिए कि ये प्लानिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट हो पूरे स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग से कर दीजिए, डोंट गिव इट टू एनी पर्टिकुलर पर्सन, क्योंकि वो फिर अपने विभाग का देखेगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। फिर उन्होंने कहा मैं आपको बता दूंगा कितना कॉस्ट है, पर हम लोग करेंगे। एक हफ्ते बाद टेलीफोन आया कि साहब 4 लाख लगेंगे आपकी प्लानिंग। हाँ। मैंने कहा सिर्फ 4 लाख? कहने हाँ, सिर्फ 4 लाख लगेंगे। तो यूपीएससी ने एक पेपर तो शुरू कर दिया एथिक्स, वो ठीक है, पर जब इंटरव्यू करें तो हर एक कैंडिडेट का ये दृष्टिकोण होना चाहिए, अगर उसको सेवा करने का मौका मिलेगा तो क्या करेगा। एक राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी फिर आगे चल के अपने कैरियर में राज्यसभा का सेक्रेटरी जनरल भी बनता है, कोऑर्डिनेशन भी करना होता है डिफरेंट पार्टीज का, और बहुत क्वालिटी डिबेट्स भी होती हैं। वो अनुभव सर मुझे पता है। रिपोर्ट आई थी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तो ऑपोजिशन चाह रहा था कि वो पेश की जाए हाउस में, गवर्नमेंट नहीं चाहती थी, तो ये वाइस प्रेसिडेंट के निर्णय पर छोड़ा गया। सीवीसी ने लिखा था कि ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, इट शुड नॉट बी पब्लिसाइज्ड। तो उन्होंने कहा इस पर आप बना के भेजिए कि इसको रिजेक्ट किया जाता है। एक छोटा वर्जन हम लोगों ने लिखा, फिर एक बड़ा वर्जन इलेबोरेट, वो 2 बजे तक चला, और नेक्स्ट डे जब उन्होंने अपने निर्णय दिया तो उसमें मना कर दिया कि रिजेक्ट करते हैं हम एप्लीकेशन, तो उस पर उन्होंने पूरा वॉकआउट कर दिया। आपकी किताब में जिक्र मिलता है कि कैसे कल्याण सिंह सीधे मना कर देते हैं कि गोली नहीं चलानी है कार से। देखिए, कल्याण सिंह बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। अच्छे प्रशासक का एक जो साइन रहता है वो ये है कि अपने अधिकारियों का मनोबल नहीं गिरने देते, उनकी इज्जत रखते हैं, और जब इज्जत रखते हैं उनकी तो नेचुरली अधिकारी लोग भी सपोर्ट करते हैं। मुझे याद है कि उसी दिन 6 दिसंबर को जब हमारे डीजीपी आए कि हमें बहुत जल्दी मिलना है मुख्यमंत्री से, डीजीपी साहब ने कहा कि हमें आपकी इजाज़त चाहिए कि हमें फायरिंग करनी पड़ेगी क्योंकि लोग चढ़ गए हैं मस्जिद के ऊपर। तो कल्याण सिंह जी ने उनसे पूछा कि अगर आप गोली चलाएंगे तो क्या बहुत लोग मरेंगे, और क्या दोनों मरेंगे, आपके सिपाही भी और वो भी? उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि मैं इजाज़त नहीं देता, और आप मुझे लिखकर आप देंगे कोई नोट, अनुमति मांगिए और मैं अस्वीकार करके आपको लिखित दूंगा, आपके ऊपर नहीं आना चाहिए। तो ये थे कि उन्होंने अपने ऑफिसर को सपोर्ट किया। उन्होंने कहा ये जिम्मेदारी मेरी है, आपकी नहीं है। इलाहाबाद में एक स्कूल था जहां अमिताभ बच्चन पढ़ते थे। एक साल उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। उसके 1 साल बाद एक और शख्स जिन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। लेकिन आज हम किसी एक्टर से बात नहीं करने जा रहे, बात तो हम उनसे करने जा रहे हैं जो मुजफ्फरनगर में जब अपनी पोस्टिंग के बाद वो पहुँचे तो वहाँ पे एक बवारिया समाज होता था। हम सभी जानते हैं कि भारत को एक पीड़ा से गुजरना पड़ा था, हमारा एक कॉलोनियल पास्ट था, और ब्रिटिशर्स ने हमारे देश पे अपनी मर्जी से राज किया। एक बवारिया समाज था जिसको ब्रिटिशर्स ने क्रिमिनल कहना शुरू किया। त्रासदी ये थी, विडंबना ये थी कि भारत की आज़ादी के बाद भी उस बवारिया समाज को जब आपकी पोस्टिंग हुई तब भी उन्हें उसी नज़र से देखा जाता था कि जैसे वो अभी भी अपराधी हों। आपकी जब पोस्टिंग होती है और आप वहाँ पहुँचते हैं तो आपको ये दर्द समझ में आता है, आपको ये सच्चाई दिखती है। आप वहाँ के एसएसपी से बात करते हैं, उस बवारिया समाज के लोगों के शिक्षा के लिए, रोज़गार के लिए आप अथक परिश्रम करते हैं। नतीजा ये है कि बवारिया समाज आज उस टैबू से बाहर आ चुका है, और उस यंग आईएएस ऑफिसर की तस्वीर आज भी मुजफ्फरनगर के बहुत सारे घरों में टंगी हुई है। एक आईएएस ऑफिसर चाहे तो लोगों की ज़िंदगियां बदल सकता है। आज बतरस में जो ऑफिसर हमारे साथ हैं, श्री योगेंद्र नारायण जी, आपका बतरस में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ आमंत्रित किया। सर, आपकी प्रोफाइल में इतनी सारी चीज़ें हैं। हम लोग जब आपकी प्रोफाइल पे पढ़ रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, और हमारे टीम में राहुल हैं, राहुल ने भी रिसर्च किया जब आपकी प्रोफाइल पे, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम आपके परिचय का कौन सा सिरा निकालें और उस पर बातचीत करें।
लेकिन सबसे पहले तो मैं उसी अनुभव से शुरू करूँगा सर, क्योंकि मुज़फ़्फ़रनगर उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है और आपकी वहाँ पोस्टिंग हुई और आपने वो जो शानदार तब्दीली की। 4 सितंबर पिछले महीने की बात है सर, मैं अपने घर पे था और मेरे पास अखबार आता है और अखबार में वो कहानी मैंने पहली बार जानी। मतलब वो बात ज़रूर पुरानी है, लेकिन उस अखबार ने 4 सितंबर को वो फीचर स्टोरी की और मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक आईएएस ऑफ़िसर चाहे तो सच में ज़िंदगियाँ बदल सकता है। और आपके बारे में ये भी जानने को मिला सर कि क्राइसिस में आप बहुत अच्छा डिसीज़न करते रहे हो और मुज़फ़्फ़रनगर की उस पोस्टिंग के बाद दोबारा जब वहाँ पे राइट्स होते हैं तो दोबारा आपको बुलाया जाता है। हेलीकॉप्टर से आपको भेजा जाता है और बहुत कम समय में फिर से आप परिस्थितियों पे काबू पा लेते हो। तो आपका ये जो अनुभव है, जो ज़िंदगियाँ बदलने वाला अनुभव है, सबसे पहले इसी से शुरू करेंगे बातचीत सर। जब मैं मुज़फ़्फ़रनगर में पहली बार ज़िलाधिकारी के पद पर गया, तो मुझे एक चीज़, हमारे एक बहुत बड़े नेता थे वहाँ के, स्थानीय नेता, उन्होंने कहा कि मुज़फ़्फ़रनगर एक ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ कृषि उत्पादन में सब लोग लगे हुए हैं, ठीक। तो आप अधिक से अधिक अपना दौरे और जो आप प्रशासन की जानकारी लेना चाहें वो गांव में जाकर लीजिएगा। वो बात मुझे अटकी और ठीक लगी और मैंने फिर बहुत जगह ग्रामीण क्षेत्रों में ही दौरा किया। शहर के लोग तो आते ही हैं, जाते हैं, मिलते हैं, आपकी डीएम की कोठी भी वहीं रहती है, लोग आसानी से आ जाते हैं, पर गांव वालों को बड़ी दिक्कत होती है। और मैं अपने सरकारी अधिकारी से कहता था कि देखो, जब कोई किसान या कोई ग्रामीण क्षेत्र का निवासी कोई अपनी दरख्वास्त लेकर अपनी पीड़ा बताने आता है, तो ये मत करो कि अच्छा देख लेंगे, कागज़ छोड़ जाओ, क्योंकि आपको समझना चाहिए कि वो आदमी इतने दूर क्षेत्र से पहले पैदल आया होगा, मेन रोड पर आया होगा, फिर उसने कोई बस आधे 1 घंटे रुकना पड़ेगा उसको बस पकड़ने के लिए, फिर वो आया आपके घर या आपके ऑफिस में और आपने उसको 1 मिनट भी समय नहीं दिया बस अपनी बात बताने के लिए और उसका कागज़ दिया, अच्छा देख लेंगे। ये ठीक नहीं है। आप उसकी पूरी बात सुनिए, उसको ये महसूस करवाइए कि आपको जो जिम्मेदारी दी गई है अधिकारी बनने की, वो आपको निभाना है। आप एक सेवक हैं, तो सेवक की तरह करिए कि उसकी दिक्कतें दूर करें। और मैंने कहा अगर वो आता है, अपनी दिक्कत बताता है, तो आप डायरी में नोट करिए और उसको फिर से बुलाइए 15 दिन बाद कि समस्या दूर हुई कि नहीं हुई, फॉलो अप भी। क्योंकि बहुत से हमारे अधिकारी अब भी ये करते हैं कि अब तहसीलदार को लिख दिया, नायब तहसीलदार को लिख दिया, कोई अपने कनिष्ठ अधिकारी को लिख दिया और फिर चैन से बैठ गए। तो ये मुझे महसूस हुआ कि जो हम लोग एक अधिकारी तो हैं, क्योंकि सरकार ने हमें अधिकार दे रखे हैं, कानूनन अधिकार दे रखे हैं, पर उस अधिकार का उपयोग, सदुपयोग होना चाहिए ज़िंदगियां बदलने के लिए और उनको और अच्छी ज़िंदगी देने के लिए, जो वहाँ आते हैं आपके पास दिक्कतें दूर करने की मांग करते हैं। तो मैंने कहा अगर ये आपका एटीट्यूड रहा लोगों में, तब तो आपको प्यार भी मिलेगा, आपकी इज्जत भी होएगी और आपको भी खुशी होएगी कि आप उनके लिए कुछ कर सके। इसी तरह जब मेरा दौरा, जहाँ बवरिया रहते थे, उनको बवरिया क्रिमिनल ट्राइब कहा जाता था। हाँ। और जब आप पहुँचे सर, तब भी अगर कोई क्राइम होता था तो पुलिस उन्हें पकड़ लिया करती थी। और अंग्रेज़ों ने क्या किया था, 1952 का ये एक्ट था जो कि इट वाज कॉल्ड द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। एक्ट तो बहुत पहले बना था, जब हमारी
सरकार आई, हमारी भारत सरकार आई हमारे आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद, तो 52 में एबॉलिश तो कर दिया उन्होंने कानून को, पर पुलिस प्रैक्टिस वही चल रही थी कि ये क्रिमिनल ट्राइब है, हमें उनकी निगरानी रखनी है। और ये जो मुजफ्फरनगर ज़िला ये हरियाणा को छूता है, तो हरियाणा में भी अगर कोई क्राइम होती थी, कोई जुर्म होता था, तो वहाँ की पुलिस यहाँ आती थी और इनको लेके जाती थी, चली जाती थी। तो लोग बहुत परेशान थे कि साहब ना हमारी पूछताछ होती है ना कुछ, पकड़ के ले जाते हैं, और यहाँ की स्थानीय पुलिस भी मदद करती है हमारे ज़िले की। तो मैंने उसकी पूरी समस्या सुनी। मैं एक दिन पूरे दिन वहाँ बैठा, जैसे हम लोग कहते हैं कैंपिंग किया हमने। जिला अधिकारी का ये भी फर्ज है कि जगह जगह जाके कैंप करे और जो स्थानीय समस्याएं स्थानीय लोगों से सुने। तो उन्होंने बताया कि साहब हमें तो ना यहाँ शिक्षा का मौका है, ना हमारे कोई रोज़गार का मौका है, हमें यहाँ ट्यूबवेल भी नहीं है, हमारी जो खेत है वो भी सूख जाते हैं, कोई तो और क्योंकि स्कूल नहीं है तो हमारे बच्चे पढ़ लिख कर भी नहीं आगे बढ़ सकते। तो मैंने पूरे दिन समस्या सुनी, तो हमें ये लगा कि ये तो बेचारे खुद ही आ रहे हैं आप हमें बताने के लिए और हमें मदद मांग रहे हैं, तो हमें कुछ करना चाहिए। तो मैंने अपने पुलिस कप्तान से भी बात की, वो भी बड़े सहानुभूति रखते थे, और मैंने ये कहा कि सबसे पहले तो आप अपने जो थानेदार है, ये क्षेत्र आता था एक ऊन ब्लॉक में, ऊन। तो मैंने उनसे कहलवाया थानेदार से कि आप जब तक कोई ठोस सबूत ना हो कि कोई बवरिया ने कोई जुर्म किया हो या कुछ आपको ज्ञात हो कि कोई ठोस आधार होना चाहिए, तब पकड़िए। एक तो ये कहा। दूसरा मैंने कहा वहाँ सैंक्शन कर दिए स्टेट ट्यूबवेल, सरकारी ट्यूबवेल मैंने स्वीकृति दे दी 4-5 की। तो वो जब स्टेट ट्यूबवेल लगे तो पानी आने लगा तो खेती उनकी होने लगी, उनकी आमदनी होने लगी। तो एक जो कभी प्रलोभन रहता होगा कि पैसा नहीं है हमारे पास, कोई रोज़गार नहीं है, तो चोरी में लग जाते, तो वो भी हल्के हल्के ख़त्म होने लगा। फिर मैंने कहा कि कुछ तो आप लोग बच्चे पढ़े लिखे होंगे। उन्होंने कहा साहब ये हाई स्कूल पास है, ये इंटरमीडिएट पास है, और ये बीएससी पार्ट 1 में है। तो हमारी जो लेखपालों की नियुक्तियाँ होती हैं, कांस्टेबल्स की नियुक्तियाँ होती हैं, और हमारे अमीनों की नियुक्तियाँ होती हैं तहसीलों में। तो मैंने अपने अधिकारियों से कहा कि इनको प्राथमिकता पर अगर क्वालिफिकेशन है प्राथमिकता में इनको लीजिए। तो हल्के हल्के ये एक फिजा बदलने लगी, पुश मिलने लगा। माइंडसेट भी चेंज हुआ। हाँ, फिर मैंने एक स्कूल की स्थापित किया। अच्छा। और उस समय फिर हम लोगों ने उनके रोज़गार के लिए एक साबुन बनाने की फैक्ट्री भी लगाई। वो बाद में चली नहीं बहुत आगे, पर उसमें भी उन लोगों ने कुछ दिन काम किया। फिर उनको ये महसूस होने लगा कि अब हम भी पढ़ लिख लेंगे तो हम भी आगे बढ़ जाएंगे। तो वहीं बगल में शामली शहर था, तो वहाँ पे बच्चे लोग प्रोत्साहित हुए, और मैंने उनको एक चीज़ बताई कि देखिए मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चा शिक्षित हो, पर बच्चे में औरतें भी आनी चाहिए, लड़कियाँ भी आनी चाहिए, क्योंकि लड़कियाँ जो हैं अगर शिक्षित हो जाएंगी तो वो घर अच्छी तरह बसाएंगी, अपने बच्चों की भी देखभाल करेंगी, शिक्षित होएंगी, टोटलिटी में हो जाएगा। हाँ, तो इस तरह वो लड़कियां भी आने बढ़ी। तो मैंने फिर जब मैं जा रहा था वापस, 3 साल हो गए थे मुझे, तो मैंने आंकड़े देखे और क्राइम रेट एकदम गिर गया था। करीब 80% क्राइम गिर गया, जुर्म गिर गया। तो मुझे एक संतुष्टि हुई कि सोशल चेंज तो हुआ ही, कि सोशल चेंज हुआ, मेजरेबल आउटकम भी लेकर के आए। और लोग नौकरी में भी लगने लगे जी, और उस समय के जो लोग हैं वो अब और सीनियर पोस्ट पर चले गए हैं। कोई नायब तहसीलदार हो गया है, कोई हेड कांस्टेबल हो गया है,
तो जो एक स्टिग्मा कहते हैं हम लोग के, जी, उनको जी। कलंक लगा हुआ था, वो वो हल्के हल्के मिट गया। और थानेदार ने भी फिर मदद की जब उन्होंने देखा कि सभी सीनियर ऑफिसर्स अधिकारीगण चाहते हैं ये, तो उन्होंने भी अपने कोशिश की कि जो हरियाणा की पुलिस आती थी पकड़ के ले जाती थी उनको रोक दिया रोक उन्होंने। दिया उन्होंने। तो बड़ा एक अगर ऐसे सामाजिक कार्य किए जाएं तो बड़ा अच्छा लगता है। इसी तरह जी, फिर जी। एक गांव था, एक तहसील है जांसठ तहसील मुजफ्फरनगर की, तो उसमें बाढ़ आ गई और गांव क्योंकि नदी के पास था तो डूब क्षेत्र में आ गया। तो उनको सबको हमें बसाना पड़ा, कहीं और निकालना पड़ा। तो हमने उसके लिए एक कुछ ज़मीन हमारे अधिकारियों ने अंकित की नदी के उस पार, जी। और वहाँ पर उनको बसा दिया। अब वहीं पर उन्होंने खेती भी शुरू कर दी। और मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, उन्होंने नाम योगेंद्र नगर रख दिया उसको। क्या बात तो है। वो भी है अभी तक गांव में, हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में उस गांव का नाम योगेंद्र नगर भी हो गया। तो ऐसे ऐसे जब मौके मिलते हैं तो अच्छा लगता है, जी, कुछ जी, जी, समाज की सेवा कर सकें, लोगों की सेवा कर सकें। जी, जी। क्योंकि अधिकार जो है ना, देती तो सरकार ही है, उसके बिना नहीं। पर अगर अधिकार का सदुपयोग हो जाए तो बहुत क्रांति आ सकती है, बहुत प्रगति हमारे देश में हो सकती है। तो ये महसूस करना बहुत आवश्यक है जी, जी, जी। प्रत्येक अधिकारी के लिए। तो सर योगेंद्र नगर का जो सच है, जो एक उपलब्धि है और बहुत इंस्पिरेशनल है, लेकिन अभी तो हम बहुत आगे बढ़ाए आपके कैरियर में, फिर वहाँ पहुँचते हैं सर जब आज जब योगी कहा जाएगा तो लोग योगी आदित्यनाथ समझते हैं, लेकिन एक ज़माने में आप योगी नाम से पॉपुलर थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आप मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस से कर रहे थे और आपने बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में की और उसके बाद फिर पॉलिटिकल साइंस में आना, एक तो ये शिफ्ट। तो सबसे पहले तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का जो आपका एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे पता चला कि ना केवल आपने वहाँ गोल्ड मेडल भी लिया पॉलिटिकल साइंस में, तो ना केवल आप पॉलिटिकल साइंस में बहुत अच्छे विद्यार्थी रहे, प्लस आप एक्टिंग भी करते थे और लिटरेचर में भी आपको पूरा इंटरेस्ट था। और जो आपके कुछ लोग जिनके बारे में पता चला तो वो आपकी बड़ी तारीफ़ भी करते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का जो आपका एक्सपीरियंस है सर, जहाँ से आपकी जर्नी शुरू होती है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को हम लोग अंग्रेज़ी में कहते थे ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट, यानी जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो ग्रेट ब्रिटेन में है, उसकी जो ख्याति है उसके बराबर हम लोग मानते थे। जी। और हम लोग के समय जो टीचर्स थे, अध्यापक थे, वो भी बड़े संजीदगी से और एक विद्यार्थी को उत्साहित करके पढ़ाते थे। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ये विशेषता थी कि केवल क्लास में पढ़ाई से ही कार्य नहीं होता था। हम लोगों की बहुत सी लिटरेरी सोसाइटीज़, यानी कि जो क्लब्स, लिटरेरी क्लब्स, जिसमें हम लोग वाद विवाद करते थे, हम लोग अपने अपने कोई विषय पर लेक्चर देते थे, फिर जो हमारे साथी हैं वो प्रश्न करते थे। तो एक वो आदान प्रदान विचारों का तो बहुत सारे क्लब्स थे जो कि इस क्षेत्र में पैदा हो गए थे, इस क्षेत्र के कार्य के लिए पैदा हो गए थे। तो हम लोग का उस समय ये नहीं था कि कोई यूनियन ज्वाइन कर लो या स्टूडेंट्स के उपद्रव कर लो। फर्वर बना हुआ हाँ, इट वो जैसे कहते हैं हम लोग इंटेलेक्चुअल फर्वर था, यानी कि एक ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक जोश था। तो इसमें भी फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, यानी कि पढ़ाई के अलावा आपको जैसे ड्रामेटिक हॉल था वहाँ ड्रामा का, आप ड्रामा भी करिए। फिर हमारी जो स्टूडेंट्स यूनियन का हॉल था उसमें डिबेट्स होती थी, वाद विवाद होती थी, आप पार्टिसिपेट करिए। फिर हम लोगों को एक मौका मिलता था
कि दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में हम लोग डिबेटिंग कंपटीशन के लिए जाते थे, वो लोग हमारे यहाँ आते थे। हमारा एक हॉस्टल था अमरनाथ झा हॉस्टल, जो मशहूर हो गया था कि उसमें से आईएएस लोग बहुत निकलते हैं, और फिर उनके साथ हम डिबेटिंग कंपटीशन होता था सेंट स्टीफेंस में। तो एक जो एक कहना चाहिए वातावरण था, वो एक पढ़ाई लिखाई का था वातावरण। और आप सब में अव्वल आ रहे थे, तो आपकी एक फ़ैन फॉलोइंग भी हो गई होगी। ये तो मुझे नहीं पता, पर हाँ, अब जैसे मुझे याद है एक और मेडल मुझे मिला था जी। कॉन्वोकेशन में, शेषाद्री गोल्ड मेडल। वो ये था कि एक इनके यहाँ इंग्लिश ऐसे का कंपटीशन पूरी यूनिवर्सिटी का होता था। तो मैंने अपना ऐसे लिखा, तो वो भी फर्स्ट आ गया, तो उसमें भी तो हमें यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन में 2 मेडल मिले, एक तो टॉप करने का पॉलिटिकल साइंस में, और एक ये इंग्लिश का। तो एक वातावरण अलग था उस समय, और हम लोग सब उसमें उसका फ़ायदा और लाभ उठाते थे। एक फ्राइडे क्लब था हमारा, जिसमें प्रोफेसर्स भी मेंबर्स थे, हमारे सदस्य थे उस क्लब के। और आपने जिनका नाम लिया था मृणाल पांडे जी, वो भी सदस्य थी। तो अच्छा लगता था ऐसे लोगों के बीच में विचार विमर्श करना। हम लोगों को कहा जाता था कि आप किसी विषय पर आप बोलिए, तो बोलने का भी एक वो हमें एक तजुर्बा हो गया कि किस तरह बोलना चाहिए, किस तरह। और हमारे जो प्रोफेसर्स थे वो हम लोगों को सिखाते थे कि किस तरह बोला जाए। एलोक्यूशन कहते थे उसको हम लोग, एलोक्यूशन कॉन्टेस्ट वो भी होते थे, एक्सटेम्परी एलोक्यूशन। हाँ। फिर एक वो होते थे यूनाइटेड नेशंस के मॉक सेशंस, यानी कि हाँ, आप किसी देश को प्रतिनिधित्व दिखाइए, कुछ कोई और लोग आपके साथी किसी और देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। फिर जैसे संयुक्त परिषद में होता है यूनाइटेड नेशंस में, उस तरह का आप डिबेट करिए, पार्टिसिपेट करिए। तो ये सब बड़ा एक वातावरण ऐसा बन जाता है यूनिवर्सिटी में, जहाँ आपको सब चीज़ों का मौका मिलता है। तो सर एक सवाल मेरे मन में है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस से आपका मास्टर्स है, मैं भी पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी हूँ सर। जब आपसे पूछना बनता है ये सवाल कि सर मैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था, और पॉलिटिकल साइंस की क्लास थी, और एक वहाँ पे अफ़गानी बच्चा था, और हम गुड लाइफ पे बात कर रहे थे, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का पर्पज़ है कि गुड लाइफ अस्योर होनी चाहिए। सो गुड लाइफ की जो डेफिनीशन है, गुड की जो डेफिनीशन है और लाइफ की डेफिनीशन है, वो बार बार चेंज होगी, बट एट द एंड ऑफ द डे एंश्योर यही करना है कि गुड लाइफ हर सिटीज़न को मिल जाए। तो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी के तौर पे जब आप मास्टर्स कर रहे थे, तब का भारत, तब का गवर्नेंस, क्योंकि गवर्नेंस पे भी आपकी किताबें हैं, आपकी डिग्री भी है, और एक विद्यार्थी के लिहाज से ही पूछ रहा हूँ सर कि राजनीति शास्त्र के उस विद्यार्थी को अब क्या लगता है कि वो जो गुड लाइफ है तब से अब हम दे पाने में कितने सक्षम हो पाए? देखिए, गुड लाइफ देने के लिए सबसे पहले अपने आप को गुड बनाना चाहिए, राइट। ये हमारा कुछ सौभाग्य था कि हम लोग इलाहाबाद में ही पढ़े लिखे, जहाँ संगम भी था, धार्मिक का एक वातावरण भी था, कुंभ मेले भी होते थे, माघ मेले होते थे। तो मेरा मानना ये है कि हम लोग अपने आप को सेक्युलर ज़रूर रखें, सेक्युलर कहें, यानी कि हम लोग धर्मनिरपेक्ष हैं, वो तो नीति ठीक है, परंतु स्पिरिचुअलिज्म कुछ आनी चाहिए, और शुरू से हमें स्पिरिचुअलिज्म के बारे में सिखाना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक एक वातावरण भी बहुत आवश्यक है अच्छे नागरिक बनने के लिए। मेरा विश्वास ये है कि अगर हम आध्यात्मिक भावनाएं आ जाएं प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक बच्चे में, तो वो देश का नागरिक अच्छा नागरिक बन सकता है, और गुड लाइफ भी लीड कर सकता है और दूसरों को भी बता सकता है। मैं इससे बहुत प्रभावित हुआ कि भूटान में
जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं देखते, वो ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस देखते हैं नेशनल कि हैप्पीनेस। लोग कितने खुश हैं, उसके आंकड़े देखते हैं। तो ये एक बहुत एक जो मेंटल एटीट्यूड है जो आपके मस्तिष्क में एक नई जागृति लाता है कि हमें पैसे से नहीं अपने आप को सोचना चाहिए कि हम गुड लाइफ लीड कर सकें। हम कितने खुश हैं, कितने हैप्पी हैं, और हैप्पीनेस में सब चीज़ें आ जाती हैं। आपकी इनकम भी होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट भी होना चाहिए, परिवार भी अच्छा होना चाहिए, शिक्षा अच्छी मिलनी चाहिए, आपको अपने टैलेंट्स जो हैं अंदर उनको बढ़ावा देने के लिए भी मौका मिलना चाहिए। दैट इज़ दी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। तो मेरी मानना ये है कि हमें इसमें ज़्यादा जोर देना चाहिए। और हर एक जो यूपीएससी से सिलेक्शन होता है हम लोग का, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से, उसमें ये देखना चाहिए कि उस व्यक्ति में का जो कैरेक्टर है या दृष्टिकोण है वो पैसे की तरफ ज़्यादा है या सेवा की तरफ ज़्यादा है। उसको सेवा करने का अच्छा लगता है या वो सोचता है कि मैं आईएएस में इसलिए आया हूँ कि पैसा मिले। उसकी ओरिएंटेशन किस तरह? हाँ, यूपीएससी में इस दृष्टिकोण से भी जांचना चाहिए। उन्होंने यूपीएससी ने एक पेपर तो शुरू कर दिया एथिक्स का, वो ठीक है, पर जब इंटरव्यू करें तो इसका हर एक कैंडिडेट का ये दृष्टिकोण होना चाहिए, दिखाना चाहिए कि अगर उसको सेवा करने का मौका मिलेगा तो क्या करेगा। जब मैं ज़िलाधिकारी लखनऊ था तो मैं देखता था बहुत लोग गांव से आते थे और अपने शिकायतें लाते थे या दिक्कतें हो रही। तो मैंने ये एक नई नीति बनाई कि हर एक महीने जितने विभागीय अधिकारी थे, चाहे सिंचाई के हों, शिक्षा के हों, तहसील के हों, पुलिस के हों, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के हों, बिजली वाले हों, सबको, और कृषि के हों, सबको हम एक साथ लेकर जाते थे गांव में, एक गांव में बैठ जाते थे पूरे दिन, और फिर हर एक की वहीं स्थानीय तौर पर सुनते थे। और मैंने कहा सभी विभाग जाएंगे, क्योंकि एक ये भी हमारा प्रशासन में ही होता है कि ये मेरा तो काम नहीं था, मैंने अपनी एप्लीकेशन जी आपकी जो आई थी वो वहाँ भिजवा दी, अब वो क्या करेगा, फाइल घूम रही है। योगी जी ने एक बड़ी अच्छी चीज़ की है इनके यहाँ, जो अब यूपी गवर्नमेंट में कि जो इनका एक पोर्टल बना दिया है शिकायतों का। एक बार रजिस्टर हो जाती है तो जब तक ये रिपोर्ट नहीं आती कि वो समस्या हल हो गई है तब तक वो पोर्टल में रहता है। ये बहुत ही बड़ा योगदान है हमारे मुख्यमंत्री जी का। इस तरह की नीतियाँ जो एंड तक ले जाए, और तब तो आदमी खुश रहेगा, हैप्पीनेस होएगी, गुड लाइफ हो सकती है। और फिर दूसरा ये भी होना चाहिए कि नागरिकों को भी सोचना चाहिए कि हमारा क्या फ़र्ज़ है, या सिर्फ सरकारी का काम है सब चीज़ें करना, सड़कें साफ़ करना, सीवरेज साफ़ करना, सड़कों को या बिजली ठीक तरह देना। अब एक तरफ तो आप बिजली की चोरी करें और ये कहें कि साहब हम तो बिल नहीं देंगे, दोनों तो नहीं हो पाए ना। आप सड़क पर कागज़ फेंकते रहें, तंबाकू के आजकल कितने लोग तंबाकू खाते हैं, मैं तो परेशान हो जाता हूँ देख कर। और आपको शहर साफ सुथरा चाहिए। हाँ, और शहर आप कहते हैं कि तो गंदा पड़ा है। तो नागरिक का भी जो फ़र्ज़ है, प्रत्येक नागरिक को भी किसी तरह ये प्रोत्साहित करना पड़ेगा कि आपकी भी जिम्मेदारी है अपने शहर को, प्रदेश को और देश को स्वच्छ और साफ रखने की। सर 1974 में आपको बेस्ट डीएम का भी अवार्ड मिला, और तो इलाहाबाद में आप मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस कर रहे थे, फिर यूपीएससी में कैसे, और यूपीएससी कैसे आया कि हाँ यूपीएससी की तरफ जाना चाहिए? देखिए उस समय
उद्योग बहुत कम लगे थे। 64 में जब मैंने एमए किया था तो उद्योग ज़्यादा नहीं थे उत्तर प्रदेश में, और दूर दूर जाना पड़ता था जी रोज़गार के लिए। या तो आप टीचर बन जाइए यूनिवर्सिटी में। तो एक ये जो सेंट्रल सर्विसेज यानी केंद्रित सर्विसेज, गवर्नमेंट की नौकरियां, आईएएस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, इंडियन पुलिस सर्विस है, अकाउंट सर्विस है, इनकम टैक्स सर्विस है। तो जब एक यूपीएससी बना हुआ है तो वहाँ के लोग उस समय 64 में इस ओर ज़्यादा आकर्षित थे कि सरकारी नौकरियां मिल जाएं और एक साधन हो जाए अपने शांतिपूर्वक जीवन बिताने का। तो इसलिए उस समय ये एक प्रलोभन था कि आप यूपीएससी के इम्तहान में बैठ जाइए और अच्छा कर लीजिए। और इलाहाबाद तो हाँ, फेमस ही है। इलाहाबाद में एक वातावरण भी था, बहुत लोग बैठते थे आईएएस में। और मेरे ख्याल से पॉलिटिकल साइंस बहुत शानदार सब्जेक्ट भी था, बहुत शानदार था। और उस साल मुझे याद है हम लोग 3 लोग आए थे प्रथम 10 अरे वाह, जो सेलेक्ट हुए थे यूपीएससी में फर्स्ट 10 में 3 लोग हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के थे। तो वो भी एक समय सारे था। एक ही हॉस्टल से भी थे? नहीं, अलग अलग हॉस्टल से थे। जी। सर, उस वक्त यूपीएससी में चयनित होना और आज के जो आईएएस ऑफिसर हैं, जैसे पहले आपने कहीं कहा भी है कि उस ज़माने में थोड़ा अरोगेंस होता था आईएएस ऑफिसर में, और आपने इसको बोला भी है, लिखा भी है कि अब देश का प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक कहता है। तो जो नौकरशाह हैं, तो जैसे आपने कहा कि सारे विभागों को लेकर के मैं गांव में पहुंच गया, इकट्ठे कैंपिंग की ताकि तुरंत लेकिन एक अरोगेंस, एक एटीट्यूड भी होना चाहिए कि हम उनके लिए हैं। दरअसल ये जो आपने कहा अधिकारी हैं, अधिकार दिए हैं तो किन के लिए दिए हैं? वो उनके लिए दिए हैं। तो आज के जो ऑफिसर हैं, क्योंकि आप तो सबसे इंटरेक्ट करते हैं, तो आपके ज़माने के लोग और अभी जो नया बच्चा अभी आईएएस ऑफिसर बनता है, जो नए लोग हैं, उनमें आपको क्या दिखता है? वो अरोगेंस अभी भी है या थोड़ा बहुत कुछ दूसरे लेवल पे दिक्कतें हैं या बहुत बेहतर चल रहा है? मैं कहूँगा मिश्रित है थोड़ा। क्योंकि एक हमारे साथी एक संस्था चलाते हैं, नेक्सस फॉर द गुड। तो जितने भी अच्छे काम हमारे आईएएस ऑफिसर्स या जो सरकारी अधिकारी हैं, चाहे डॉक्टर हों चाहे इंजीनियर हों, वो करते हैं, उनको वो प्रोत्साहित करने के लिए उनके बारे में खबर निकालते हैं। तो जब मैं वो खबरें पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है कि तो बहुत अच्छे लोग आ गए सर्विसेज में और बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं। दूसरी ओर जब मैं ये पढ़ता हूँ कि एक आईएएस ऑफिसर ने इतनी बड़ी कोठी बना ली या 7-8 कोठियाँ बनी हुई हैं विभिन्न शहरों में, तो थोड़ी शर्म भी आती है कि ऐसे लोग भी आने लगे हैं, पहले नहीं होता था इतना। तो दोनों चीज़ें हुई हैं। हाँ, कि एक तो जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमारे जो पढ़े लिखे नवयुवक आ रहे हैं गवर्नमेंट सर्विसेज में, वो नई नई योजनाएं बना रहे हैं और लोगों का काम भी कर रहे हैं और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये ज़रूर है कि दूसरे लोग जो ये जब कहानियाँ आती हैं अखबारों में तो बड़ी शर्म सी आती है कि ऐसे लोग कैसे सेलेक्ट हो गए। तो ये देखिए, ये मैं बार बार उसी में जाता हूँ कि अगर आध्यात्मिक शिक्षा ज़रा और बढ़ा दें, नॉट रिलीजियस शिक्षा, धार्मिक शिक्षा नहीं, आध्यात्मिक शिक्षा, तो और आप प्रोत्साहित करें कि लोग स्वामी विवेकानंद की तरह बने, स्वामी रामकृष्ण जी की तरह बने, तब तो ये जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उनमें भी जो लोग आएंगे, क्योंकि मैंने सुना है कि जापान में शुरू में जो शिक्षा देते हैं वो एकेडमिक नहीं देते ज़्यादा, वो आध्यात्मिक, और ये कोशिश करते हैं कि जो उनका स्टूडेंट हो, जो जिसको पढ़ा रहे हैं, उसमें मॉरल वैल्यूज़ आ जाएं। वो कहते हैं पहले हम अच्छा इंसान बना दें, उसके बाद हम एकेडमिक स्टडीज़ करेंगे। क्या बात। तो तरह तरह के मॉडल्स हैं। पर मैं कहूँगा इस समय जो आईएएस हैं कुछ तो बहुत ही अच्छे ऑफिसर्स, बहुत ही काबिल और
टेक्नोलॉजी टेक से भी सेवी हैं और उसका उपयोग भी कर रहे हैं, एप्लीकेशन में भी एप्लीकेशन कर रहे हैं, उससे बहुत फ़ायदा भी हो रहा है। जी जी अब कुछ तो निकल जाते हैं कि जो उस तरह के नहीं हैं, ना टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं और उनका उद्देश्य ही हो जाता है पैसा कमाना। तो सर एक सवाल, चूँकि पॉलिटिकल साइंस का कॉन्टेक्स्ट है, ये सवाल मैं सबसे नहीं पूछ पाऊँगा, इसलिए मैं बार-बार पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे एक व्हाट्सएप मैसेज बहुत घूमता है सर कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल लिटरेसी नहीं है, तो वो व्हाट्सएप मैसेज सही भी लगता है। जैसे शायद आपके पास भी कभी आया होगा कि लोग कहते हैं कि भारत देश बहुत विचित्र है और यहाँ पे जो आईएएस ऑफिसर हैं, जो बहुत स्मार्ट हैं, जो कॉम्पिटिशन के बाद आते हैं, उनको झुकना पड़ जाता है वो अनपढ़ गँवार नेताओं के सामने, और हमारा ये अद्भुत लोकतंत्र है। तो जब ये मैसेज मैं पढ़ता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि जो इस मैसेज को पढ़ के सहमत हो रहा है उसको पॉलिटिकल लिटरेसी बिल्कुल नहीं है, वो पॉलिटिकल लिटरेसी के बारे में नहीं समझता है। अगर वो समझता तो वो जो आपने एरोगेंस वाली बात कही ऑफिसर्स में, उसको वो एरोगेंस भी नहीं आती। तो इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का बैकग्राउंड होना और फिर ऑफिसर भी होना और जो बातें आप कह रहे थे स्पिरिचुअलिटी की, वो सारी चीज़ें एक सेट में जाती हैं। देखिए, पॉलिटिकल लिटरेसी इसलिए आवश्यक है कि अगर संविधान की जानकारी नहीं होगी और किस व्यवस्था में हम काम कर रहे हैं या किस व्यवस्था के अंतर्गत हम नागरिक हैं, हमारे क्या अधिकार हैं और हमारी क्या ड्यूटीज़ भी हैं, अगर हमें समझ में नहीं आएगा तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो जो आपने शब्द यूज़ किया पॉलिटिकल लिटरेसी, सबसे ज़रूरी ये है कि संविधान की जानकारी होनी चाहिए, उसमें क्या आपके बारे में लिखा है, आपकी क्या राइट्स हैं। अब जैसे आपने कहा कि राइट टू लिबर्टी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस है, आपको स्वतंत्र हैं, आप विचार अपने व्यक्त करने के लिए, आप लिखने के लिए स्वतंत्र हो। पर अगर उसी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके आप किसी को उत्साहित कर रहे हैं कि कानून के विरुद्ध कार्य करे, तोड़ फोड़ करे, तो संविधान ने दे रखा कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। तो पॉलिटिकल लिटरेसी में उस तरह से समझता हूँ कि उसकी परिभाषा ये होनी चाहिए कि हम अपने संविधान में जो लिखा है उसकी पूरी तरह हमें जानकारी हो जाए। हमें जानकारी हो जाए कि हमें जब वोट देना है तो ये जो आदमी एमएलए, एमपी या मिनिस्टर बनेगा वो 5 साल तक रहेगा और 5 साल तक आप हटा नहीं पाएंगे उसको। और जनता ने उसे चूज़ किया, जनता को ने चूज़ किया है। और जगह तो ये भी है कहीं कहीं देशों में कि राइट टू रिकॉल होता है, यानी कि अगर आप अपने एमएलए, एमपी को पसंद नहीं कर रहे, जो इलेक्ट भी हो गया है, तो आप एक पेटिशन देकर आप उसमें कुछ एक निर्धारित संख्या में सिग्नेचर्स लेकर उसको हटवाने का प्रयास भी कर सकते हैं। हमारे संविधान में ये नहीं है। तो पॉलिटिकल लिटरेसी में ये भी महसूस होना चाहिए कि आपकी जो वोट हो उस कैंडिडेट के लिए हो जो कि साफ सुथरा हो, ऑनेस्ट हो, आप कार्य करने की क्षमता रखता हो और आपको विश्वास हो कि अगर वो निर्वाचित हो जाएगा तो कार्य अच्छे करेगा। सर इसको मैं ऐसे कहता हूँ कि आपको वोटर बनना है, वोट बैंक नहीं बनना है। हाँ, तो अगर आप वोटर होंगे तो हाँ तो वो पॉलिटिकल लिटरेसी अपना काम कर पाएगी। हाँ, पॉलिटिशियन तो सोचेगा ये वोट बैंक है, वोट बैंक। हाँ, पर वोटर को सोचना चाहिए कि मैं वोटर हूँ जी, और मेरा अधिकार है कि जो मैं सही अपना कैंडिडेट हो उसी को चुनूँ। अब क्योंकि हमारी पार्टीज बड़ी स्ट्रांग हो गई, पॉलिटिकल पार्टीज, तो ये व्यक्ति जो है जो खड़ा हो रहा है इलेक्शन, वो नीचे दब जाता है और पॉलिटिकल पार्टीज की जो नीतियां हैं वो ऊपर आ जाती हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज की जो नीतियां हैं उसका उद्देश्य ये रहता है कि हम पावर में आ जाएं। डेफिनेशन ही वही। हाँ, कि हम गवर्नमेंट में आ जाएं। तो ये जो वोटर है अगर वो पॉलिटिकली लिटरेट है और इसलिए
देखिए समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय ने बड़े अच्छे निर्देश दिए हैं। अब उन्होंने कहा कि अगर कोई कैंडिडेट के ऊपर केस चल रहा है तो उसको भी जिक्र करना पड़ेगा अपने नॉमिनेशन पेपर में कि हमारे विरुद्ध ये केस चल रहे हैं, उसकी संपत्ति कितनी है, उसका पूरा विवरण देना पड़ता है। और इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे कुछ एनजीओज आ गए हैं, जैसे एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, वो निकालता रहता है जहाँ भी इलेक्शन होता है कि जो इलेक्ट हुए हैं कितने क्रिमिनल्स हैं, EDR की कितने रेपिस्ट हैं, जी, मर्डर्स कितने, क्या चार्जेस हैं। तो उस समय वोटर को ये सब पढ़ना चाहिए। और समाचार पत्रों में का कर्तव्य ये होता है कि जो लड़ रहे हैं इलेक्शंस उनके बारे में ये सब जानकारियां दे नागरिक को, आम नागरिक को जो वोट करने जा रहे हैं, कि आपके ये कैंडिडेट, इसके विरुद्ध ये केसेस चल रहे हैं, ये कैंडिडेट पहले उसके एसेट्स यानी कि संपत्ति थी उतनी थी, अब 5 साल बाद इतनी संपत्ति हो गई है। तो देन जो वोटर है, जो नागरिक है, वो अपने इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बना ले कि कौन सा हमारे सामने नागरिक है ठीक है इलेक्ट करने के लिए। सर जैसे आपने बताया ही कि यूपीएससी में उस समय फर्स्ट 10 में आप रहे, आपको यूपी का ही कार्डर भी मिला। और मैं सुन रहा था कि आपके 1965 बैच से ही थे जो आपकी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वो हम में से बेस्ट हैं, हमारे 1965 बैच में सबसे बेस्ट ऑफिसर हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि एक IAS ऑफिसर जो भी सोच सकता है अपने लाइफ में कि मुझे ये पोस्ट चाहिए, ऑलमोस्ट सारी पोस्ट पे आप रहे हो। अगर मैं यूपी की बात करूं तो आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी थे और फिर आप चीफ सेक्रेटरी भी रहे, और आपने कहीं कहा है कि मोस्ट चैलेंजिंग जॉब थी। आपने कल्याण सिंह के साथ काम किया, ND तिवारी के साथ काम किया, फिर गवर्नर ऑफिस में भी आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, तो मोतीलाल वोरा के साथ काम किया। मुझे यूपी का जो आपका ये एक्सपीरियंस है सर, जो चैलेंजेस हैं, मैं आपसे सुनना चाहूँगा। यूपी में जब हम लोग ने सर्विस ज्वाइन की थी यूपी में, तो यूपी को बड़ा बैकवर्ड स्टेट माना जाता था। इसको हम लोग कहते थे बीमारू स्टेट्स, यूपी, बिहार और 2-3 स्टेट्स और बीमारू स्टेट्स। तो हम लोगों ने फिर ये महसूस किया कि अगर हम विकास कर रहे हैं अपने स्टेट का, तो हमें ये देखना चाहिए 2 चीज़ें। एक तो 5 साल पहले क्या आंकड़े थे, लेटेस्ट से शिक्षा के बारे में कितना एनरोलमेंट रेशियो था, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कहते हैं GER, कि जितने बच्चे वहाँ हैं वो कितने प्राइमरी स्कूल में चले गए, कितने क्लास 8 में चले गए, और अब 5 साल बाद अब क्या। तो एक तो इंटरनल कंपैरिजन होना चाहिए, और अब दूसरा शुरू किया है हमारे नीति आयोग ने, इंटर स्टेट कंपैरिजन, कि हम इम्प्रूव तो कर गए पर हम केरला से नीचे हैं, हम महाराष्ट्र से नीचे हैं। उद्योग कितने पहले थे, अब कितने हो गए, बढ़ तो गए उद्योग, पर हम महाराष्ट्र के पीछे हैं, गुजरात के पीछे हैं। तो ये जो अब कंपैरेटिव स्टडीज़ आने लगी हैं, इससे लोग ये महसूस करने लगे हैं कि सही प्रगति तभी होएगी जब हम ये सिर्फ ना देखें कि हम 5 साल पहले थे और अब क्या हैं, परंतु ये देखें हम दूसरों स्टेट्स के कंपैरिजन में कहाँ पहुँचे। ये एक चेंज आया है इसमें। हम लोग के समय 20 पॉइंट प्रोग्राम चलता था। भारत सरकार ने 20 बिंदु लगाए थे कि इसमें आपको डेवलपमेंट करना है, तो वहाँ से निर्धारित हो जाती थी नीतियाँ। अब क्योंकि प्लानिंग कमीशन हट गया, सिर्फ नीति आयोग देखता है। नीति आयोग ने कहा ये हमारा काम नहीं है, हम तो आपको जो अच्छी पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में हम विचार व्यक्त करेंगे अपने, चाहे एजुकेशन की हो, सफाई की हो, सैनिटेशन की हो,
ड्रिंकिंग वाटर की हो, इलेक्ट्रिसिटी की हो, तो अब पावर जो है स्टेट्स में ज़्यादा हो गई है। दूसरा जो परिवर्तन आया है, जो हम लोग महसूस करते हैं कि अब स्टेट्स के पास पैसा बहुत है। अब बताइए, यूपी जैसा स्टेट जिसको बीमारू स्टेट कहते थे, उसकी हाईएस्ट इनकम हो गई है और लोएस्ट डेफिसिट इन द एंटायर कंट्री। जो बजटरी डेफिसिट है वो लोएस्ट है, सबसे कम है। और नतीजा कैसे आया ये? एक तो यूपी ने अपना टैक्सेशन सिस्टम स्ट्रीमलाइन कर लिया। हमारे अधिकारियों ने बहुत मेहनत की इसके बारे में। फिर आपका जीएसटी आ गया, तो वहाँ से बहुत पैसा मिलता है हर एक गवर्नमेंट को। तो जो नीतियाँ बदली हैं उससे परिवर्तन आया है, असर दिख रहा है। और इसलिए अब हमारा उत्तर प्रदेश बहुत आगे है। और हमें बड़े गर्व के साथ कहते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश। हमारी सड़कें देखिए, इतनी अच्छी हो गई हैं उत्तर प्रदेश में। जहाँ भी आप जाइए सड़कें को एक रौनक आ गई है उसमें। और हमारे जो गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो कोशिश ये कर रही है कि हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, यानी उन्होंने लक्ष्य जो रखे हैं इस तरह के रखे हैं, इकोनॉमिक लक्ष्य रखे हैं। अब गरीबी की रेखा से हम लोगों ने पूरे राष्ट्र में 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया है। जी, जी। तो ये अच्छी नीतियों का है, अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छे प्रशासन का है। तो ये सब कदम जो उठाए हैं उससे बहुत परिवर्तन आया है। सर, लेकिन जब आप कल्याण सिंह के साथ काम कर रहे थे तो बड़ा चैलेंजिंग टाइम है वो, मतलब 6 दिसंबर 1992, बाबरी मस्जिद। और तो एक बार मुझे अभी बतरस में ही सर हमने एक बहुत सीनियर पत्रकार हैं अरविंद कुमार सिंह, उनका इंटरव्यू लिया था। और 6 दिसंबर 1992 में जब मस्जिद ढहती है तो पूरी रात वो वहाँ गुजारते हैं। और वो कहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि फिर उनका जो ड्राइवर था वो सारी चीज़ें लेके चला गया, तो ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो उन्होंने एक साधु से कंबल मांगा और सारी चीज़ें। आपकी किताब में ज़िक्र मिलता है कि कैसे कल्याण सिंह सीधे मना कर देते हैं कि गोली नहीं चलानी है कार सड़कों पे। बहुत टेंस मोमेंट है सर वो। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कैसे क्या रहा, और इससे कल्याण सिंह की कार्यशैली, और आपने जैसे कहा कि बहुत चैलेंजिंग टास्क है, तो वो मैं आपसे सुनना चाहूँगा। देखिए, कल्याण सिंह बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, प्रशासक बहुत अच्छे थे। और उनका एक अच्छे प्रशासक का एक जो साइन रहता है वो ये है कि अपने अधिकारियों का मनोबल नहीं गिरने देते, उनकी इज्जत रखते हैं। और जब इज्जत रखते हैं उनकी, तो नेचुरली अधिकारी लोग भी सपोर्ट करते हैं। जो आपने ये बाबरी मस्जिद के बारे में जिक्र किया है, मैं उस समय कल्याण सिंह का स्टाफ ऑफिसर था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर था। और मुझे याद है कि उसी दिन 6 दिसंबर को जब हमारे डीजीपी आए कि हमें बहुत जल्दी मिलना है मुख्यमंत्री से, तो कल्याण सिंह जी ने पहले खाना खा रहे थे, उन्होंने कहा अभी बुला लेते हैं। तो डीजीपी ने कहा कि नहीं, हमें बहुत तुरंत मिलना है। तो बुला लिया उनको अंदर। उन्होंने कहा कि बताइए। तो डीजीपी साहब ने कहा कि हमें आपकी इजाज़त चाहिए कि हमें फायरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि लोग चढ़ गए हैं मस्जिद के ऊपर। मस्जिद, हम लोग, कल्याण सिंह तो उसको मंदिर मानते थे, कि वहाँ चढ़ गए हैं। तो कल्याण सिंह जी ने उनसे पूछा कि अगर आप गोली चलाएंगे तो क्या बहुत लोग मरेंगे, और क्या दोनों मरेंगे, आपके सिपाही भी और वो भी? उन्होंने कहा हाँ, दोनों का है, क्योंकि पुलिस भी को भी घेर लेंगे वो लोग, और जब पुलिस फायरिंग करेगी तो वो लोग भी करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं इजाज़त नहीं देता, और आप मुझे लिखकर आप देंगे कोई नोट, अनुमति मांगिए और मैं अस्वीकार करके आपको लिखित दूंगा
आपके ऊपर नहीं आना चाहिए। तो ये थे कि उन्होंने अपने ऑफिसर को सपोर्ट किया। उन्होंने कहा ये जिम्मेदारी मेरी है, आपकी नहीं है। आपने हमसे स्वीकृति मांगी, मैंने मना कर दिया, और सब दोनों चीज़ें लिखित रहेगी। तो ऐसे प्रशासक अगर मिल जाएं तो राष्ट्र के और अपने प्रांत के लिए आगे बढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिल जाता है। और बहुत काम किया कल्याण सिंह जी ने, बहुत काम किया। और वो रात को शहर में चले जाते थे, कहीं वो सड़क बन रही है उसको भी देखने चले जाते थे, लोगों से मिलते थे बहुत। और ये जो एक संवाद, नेता यानी कि जो अधिकारी हो चाहे पॉलिटिकल लीडर हो, एक संवाद पब्लिक और प्रशासन के बीच में हरदम रहना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि जिलाधिकारी लोग भी जो होते हैं ना, मैं उनको ये कहता हूँ कि आप अपने अलग कोठी में बसे मत रहिए, जाइए शहरों के बीच में। कहीं किसी की शादी हो रही है, आपको आमंत्रित किया, जाइए मिलिए लोगों से। कोई स्कूल का फंक्शन हो रहा है, जाइए मिलिए। ट्रस्ट हाँ, आपको लोग जानेंगे, आप लोगों को जानेंगे। जब आप बैठेंगे उनके बीच में तो उनकी समस्याएं भी सुनेंगे आप। तो एक कंटिन्यूअस मिक्सिंग, पहले ये अंग्रेज़ों के समय नहीं होता था। ये अंग्रेज़ों के समय ये कहा जाता था कि प्रशासन बिल्कुल इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है, अलग है, उसको मिलना नहीं चाहिए पब्लिक से। वो अब प्रजातंत्र में नहीं चलता। जितने अधिकारी हैं सबको एज पार्ट ऑफ द पब्लिक बिहेव करना चाहिए और उनके बीच में जाना चाहिए, घुलना मिलना पड़ेगा। हर एक समस्या का समाधान अगर करना है तो पब्लिक से बीच में जाकर उनसे संवाद करिए, तब आपको समझ में आएगी। सर, एक तो चीफ मिनिस्टर ऑफिस में काम आपने किया, फिर आपने गवर्नर ऑफिस में भी काम किया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोतीलाल वोरा के साथ। तो मुझे नेचर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टास्क व्हाट यू आर हैविंग इन चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस एंड व्हाट यू आर हैविंग इन गवर्नर्स ऑफिस, और उसके जो रिस्पेक्टिव चैलेंजेस हैं। देखिए, जब मैं सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर था या चीफ सेक्रेटरी था, तो हम लोग तो सरकार के विभिन्न विभागों की देखरेख और नीतियों के कार्यान्वयन में लगे रहते थे। उस समय जब इलेक्टेड गवर्नमेंट रहती है, निर्वाचित सरकार रहती है, तो गवर्नर का रोल बहुत कम रहता है। वो सिर्फ चांसलर रहता है, यूनिवर्सिटीज़ का रहता है और अपनी रिपोर्ट भेजता रहता है केंद्रीय सरकार को कि कानून की स्थिति क्या है, क्या महत्वपूर्ण बातें चल रही हैं। परंतु जब मैं था सेक्रेटरी टू गवर्नर, उससे गवर्नर्स रूल लागू हो गया था। हाँ, मोतीलाल वोरा जी जी। तो वो तो बिल्कुल चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस हो गया जैसा ही हो गया। हाँ। तो सब फाइलों की स्वीकृति आती थी गवर्नर के पास। मुझे लगता है डेस्टिनी आपको वहाँ जरूर ले जाती थी जहाँ क्राइसिस आपका इंतजार करता था। हाँ, ऐसा हुआ। तो नेचर ऑफ जॉब चेंजेस। जब निर्वाचित सरकार कार्य कर रही है तब गवर्नर का रोल बहुत कम है। और जब निर्वाचित सरकार बर्खास्त हो गई या प्रेसिडेंट्स रूल लग गया, तब गवर्नर चीफ मिनिस्टर का भी रोल ले लेता है, गवर्नर का भी रोल ले लेता है। सर, कभी ऐसा हुआ कि आपसे कुछ डिसीजन के लिए पूछ रहे हैं, सजेशन पूछ रहे हैं जो बहुत अहम था? हाँ, छोटी सी बात बताऊंगा। मैं श्रीपति मिश्रा जब मुख्यमंत्री थे तो उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर रहता था। उस समय ये बात आई कि जो केंद्रीय सरकार के कर्मचारी थे उनको एक जो डीएनएस अलाउंस था उसका रेट अलग था और स्टेट गवर्नमेंट अपनी सीमाओं के अंदर ये इसका रेट अलग था। तो जो हमारे प्रांतीय कर्मचारी थे स्टेट गवर्नमेंट के, वो मांग कर रहे थे कि हमें भी वही भत्ता मिलना चाहिए, दैनिक भत्ता, जो कि केंद्रीय सरकार को मिलता है, के कर्मचारियों को मिलता है। उस पर हमारे वित्त विभाग और सरकार
का रुख अलग था कि साहब हम नहीं अफोर्ड कर सकते, हम पैसा नहीं दे सकते, ये सब है। उनके आर्गुमेंट थे। तो मुख्यमंत्री ने कहा हमारे साथ बैठक करिए। तो चीफ सेक्रेटरी भी आए यूपी के, और फिनेंस सेक्रेटरी भी आए, और सीनियर अधिकारी आए। उन्होंने कहा साहब हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम दे सकें, और सरकार जो प्रांतीय सरकार है वो अलग रेट पर देगी डीए, और जो केंद्रीय सरकार के हैं वो केंद्रीय सरकार भत्ता देती है उनको, पैसा देती है। तो मीटिंग हुई और उन्होंने बड़ा अपोज किया इसको कि स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को नहीं मिल सकता, अफोर्डेबिलिटी का इशू। तो मुख्यमंत्री अचानक मेरी तरफ देखे, आप जब बैठे आप बताइए आपकी क्या राय। मैंने कहा साहब वो मुख्य सचिव बोल चुके हैं और वित्त सचिव बोल चुके, मैं तो मुझे क्या इसमें राय देनी है। उन्होंने कहा नहीं आप बताइए। तो मैंने उनसे कहा देखिए मुख्यमंत्री जी, जब कोई सब्जी खरीदने जाता है तो जो बेचता है उसको ये नहीं मालूम है कि ये केंद्रीय कर्मचारी है, इसको ज़्यादा पैसा मिलता है, या ये प्रांतीय सरकारी कर्मचारी है, इसको कम पैसा मिलता है। तो उसके लिए तो बराबर हैं सब। तो जो पैसा वो केंद्रीय कर्मचारी से लेगा वो प्रांतीय कर्मचारी से भी लेगा। तो ये हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये स्टेट का ये उसको दैनिक भत्ता ज़्यादा मिलेगा। तो चीफ मिनिस्टर ने कहा ये बिल्कुल ठीक राय, यही निर्णय लीजिए। कमाल का आर्गुमेंट भी था। उस साल मुझे याद है चीफ सेक्रेटरी ज़रा हमारे नाराज़ थे कि क्यों राय दी। मैंने कहा भाई मैं तो बोल भी नहीं रहा था, वो तो चीफ मिनिस्टर ने मांग लिया अपनी राय, तो मैंने दे दी। और ये है बात 1981 की, 81-82 की। तब से यूपी में जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं यूपी के, उनको वही भत्ता मिलता है जो केंद्रीय कर्मचारियों को मिलता है। तो उत्तर प्रदेश ने पहल की, फिर और भी प्रांतों में ये हो गया कि जब यूपी दे रहा है तो और भी प्रांतीय सरकार दें उसी वही बात। तो सब्जी वाला आर्गुमेंट हिट हो गया एक्चुअली। सर मैं हाई स्कूल में था जब कारगिल हुआ, और मुझे याद आता है कि हर तरफ जहाँ मैं देखता था जैसे हर कोई बिल्कुल उत्साह में कि हम क्या कर सकते हैं देश के लिए। और जस्ट आफ्टर कारगिल वार सर आप भारत के डिफेंस सेक्रेटरी बने। बहुत महत्वपूर्ण पद और बहुत महत्वपूर्ण समय में। मैं जब पीएचडी कर रहा था जेएनयू से सर, तब मुझे पढ़ने का मौका मिला कि कारगिल के बाद कारगिल रिव्यू कमेटी और बहुत रिवोल्यूशनरी चेंजेस सजेस्ट किए गए, क्योंकि कारगिल में हम जीतते तो ज़रूर लेकिन हमसे कुछ कमियां ज़रूर हुई थी। तो वो कमियां फिर ना हो उस पर बहुत रिवोल्यूशनरी ढंग से काम किया गया। गार्ड बोले कमेटी की रिपोर्ट भी आई। तो आप लगभग उसी समय डिफेंस के सेक्रेटरी हैं, और डिफेंस सेक्रेटरी के पास सबसे बड़ा चैलेंजिंग जॉब ये होता है कि जो सर्विसेज के चीफ है उनके साथ कोऑर्डिनेट करना। ये तो नॉर्मल टाइम का हुआ, लेकिन आप जब डिफेंस सेक्रेटरी बन रहे हैं तो कारगिल हो चुका है, और आज हम उस सिचुएशन में आ गए हैं सर कि डिफेंस सेक्टर में हम मैन्युफैक्चरिंग तक की बात कर रहे हैं। जाहिर है सन 2000 से सन 2001 से लेकर के ये जो 2025 का सफ़र है उसमें आपका रोल बड़ा अहम रहा होगा। बताएं सर। जब मैं आया यहाँ नियुक्त हुआ एज डिफेंस सेक्रेटरी रक्षा सचिव भारत सरकार में, तब उस समय आडवाणी जी की अध्यक्षता में एक कमेटी एग्जामिन कर रही थी गौडबोले कमेटी की रिपोर्ट, और एक और हमारे अधिकारी थे जयशंकर के जो फादर हैं, जो सुब्रमण्यम साहब, उनकी रिपोर्ट। तो उसमें 4 कमेटियां बन गई थी। डिफेंस एक कमेटी थी ऑन हायर डिफेंस मैनेजमेंट, एक कमेटी थी ऑन बॉर्डर मैनेजमेंट, और एक कमेटी थी ऑन इंटेलिजेंस। तो 4-5 कमेटी थी। उन्होंने एक प्रोक्योरमेंट पे थी। हाँ, उस समय मैं आया था। तो जब ये सब कमेटियों की रिपोर्ट आ गई तो आडवाणी साहब की अध्यक्षता में एक संपूर्ण बैठक हुई सभी संस्कृतियों पर विचार करने के लिए। उन्होंने फिर उस अध्यक्षता करके आडवाणी जी ने सब फाइनलाइज किया पॉलिसी।
और फिर ये डिसाइड हुआ कि अब ये कमेटी के रिकमेंडेशंस हम कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर उनके पास ले जाएंगे। उन संस्कृतियों में ये भी था, और मैं आपको बात कर रहा हूँ 2000 अक्टूबर की, क्योंकि 98 से मैं जब चीफ सेक्रेटरी के पद के बाद वहाँ नियुक्त हो गया था रक्षा सचिव, उसमें ये भी थी एक संस्कृति की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया जाए उसी वक्त से। और मैं जब पार्लियामेंट में कुछ कमेटियों के सामने मैं प्रस्तुत हुआ तो उसमें कांग्रेस पार्टी ने कि उनके जो एमपीज थे उन्होंने कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में क्या सोच हो रही, तो मैंने कहा अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, अभी जाएगी कमेटी ऑन सिक्योरिटी पर प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में जब बैठक होएगी। तो उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से ये कहलवाइएगा कि हम अपोज्ड हैं अच्छा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लिए। तो जब ये विचार हो रहा था प्रधानमंत्री के सामने तो मैंने कहा कि साहब ये रिपोर्ट तो आ गई है, पर अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो पार्लियामेंट्री पार्टी थी वहाँ की कांग्रेस की, तो जब मैं एविडेंस दे रहा था उनके सामने तो उन्होंने कहा कि आपको बता दिया जाए कि वो अपोज्ड हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है। अब अडवाणी जी भी मेरी तरफ देखने लगे, सब लोग देखने लगे, क्योंकि तो हो सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री को कहीं और से भी ये विचार व्यक्त किया गया हो, तो उन्होंने कहा कि सब संस्कृतियाँ स्वीकार हैं एक्सेप्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का, उस पर ज़रा और हम लोग मनन करेंगे। तो ऐसे भी सिचुएशंस आती हैं कि आपको बोलना पड़ता है, चाहे आपके बॉस कुछ कह रहे हों। तो फिर उस टल गया वो। फिर जब वर्तमान सरकार आई है उन्होंने निर्णय लिया, और ठीक निर्णय लिया। संस्कृति तो बहुत पहले की थी ये, ठीक निर्णय लिया कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होना चाहिए एक, क्योंकि यूएसए में भी वही है, ब्रिटेन में भी वही है, इंटीग्रेशन होता है उसका तीनों सर्विसेज का। जहाँ तक आपने डिफेंस प्रोडक्शन की बात करी, उसको की शुरुआत मुझे बड़ा गर्व है कि मेरे एक साधारण नोट से हुई। अरे मैं जब यहाँ रक्षा सचिव बना तो उससे पहले मैं सचिव शिपिंग एंड पोर्ट्स भी था। तो वहाँ प्राइवेटाइजेशन को हम लोग बहुत जोर दे रहे थे। रोड्स बनाने में, नेशनल हाईवे अथॉरिटी में भी हम लोगों ने रोड्स में प्राइवेट सेक्टर को लाए थे। तो उस बैकग्राउंड से मैं आया था। तो मैंने एक ही महीना हुआ होगा रक्षा सचिव, मैंने एक नोट भेजा, जॉर्ज फर्नांडीज हमारे रक्षा मंत्री थे, कि हमें पुरानी नीति बदल देनी चाहिए और हमें प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करना चाहिए टू कम इनटू डिफेंस प्रोडक्शन। एक पेज का नोट सुबह गया, शाम को अप्रूव होके आ गया। अरे वाह, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि डिफेंस को लेके बहुत ज़्यादा हिकअप्स होती हैं। डिफेंस में प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट अलाउड। हाँ, वेरी सेंसिटिव एनफ, सो दैट्स व्हाई। तो या तो मैं आपका नोट ऐसा था कि या तो मैं पुरानी नीतियाँ नहीं समझा या जॉर्ज फर्नांडीज नहीं समझे, उन्होंने तो अप्रूवल करके भेज दिया। तो वो मैंने सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन, एक अलग होते हैं सेक्रेटरी, हमारी कोऑर्डिनेटिंग सेक्रेटरी तो हम लोग रहते हैं एज डिफेंस सेक्रेटरी, और वो सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन एक अलग होते हैं, उनको भेज दिया। फिर उन्होंने काम शुरू कर दिया उस पर। प्राइवेट सेक्टर के लिए पॉलिसी बन गई, हल्के हल्के शुरू हो गया, और अब ये हो गया है, ये स्तर तक आ गया कि 35,000 करोड़ तक हम एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ बनाते हैं। अब हमारे फाइटर प्लेन्स का भी अब इन्होंने इशू किया है, गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को बुलाया है कि फाइटर प्लेन्स भी बनाने में मदद करें, हेलीकॉप्टर्स बनाने में प्राइवेट सेक्टर को लाएं। तो बहुत अच्छी बात हुई है कि प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि जो एक्सपर्टीज़ प्राइवेट सेक्टर में है
वो जितना डेवलप हो सकता है वो हमारे सरकारी मंत्र में नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा सिर्फ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, काम तो बहुत अच्छा कर रहा है, जी, पर उसकी एक सीमित लिमिट सोच है। अब जब प्राइवेट सेक्टर आएगा वो देखेगा प्रॉफिट्स किस में है, तो वो अपनी रिसर्च शुरू करेगा, इनोवेशन के स्कोप बढ़ जाएंगे। हाँ, इनोवेशन बढ़ जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी नीति है प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करने के। सर, आपने अच्छा याद दिलाया कि आपने जॉर्ज फर्नांडीज के साथ भी काम किया जी, जो एक लेबर लीडर थे। हाँ। कहते हैं कि तकिए के नीचे अपने कुर्ते को रख दिया करते थे ताकि वो बिल्कुल तह मिले। और एक तरफ आपने जसवंत सिंह के साथ भी काम किया है, बहुत वेल रेड थे वो, और आर्मी बैकग्राउंड, और भारत के डिफेंस मिनिस्टर भी रहे, कुछ समय के लिए फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे और फॉरेन अफेयर मिनिस्टर भी रहे। बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या भी उनके साथ आपके साथ चीज़ें हुई। मेरा मन है कि आप कुछ बताएं सर फर्नांडीज़ के बारे में भी, जो आपका एक्सपीरियंस है। और जॉर्ज फर्नांडीज तो बहुत ही सिंपल साधारण व्यक्ति थे। एक बार मुझे याद है कि हमारे पास पुलिस कमिश्नर आए दिल्ली के मिलने। मैंने कहा कहिए कैसे आना हुआ। कहने लगे कि जॉर्ज फर्नांडीज साहब अपने घर से ऑफिस तक पैदल आते हैं, कार नहीं लेते, और हम लोग ये चाहते थे कि हमारा पुलिस एस्कॉर्ट भी उनके साथ चले। उसको भी मना कर दिया इन्होंने कि मैं बिल्कुल पुलिस एस्कॉर्ट नहीं लूँगा। डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हाँ, तो आप उनको समझाइए कि वो एस्कॉर्ट तो ले लें, अगर कार से नहीं आना चाहते ठीक है। मैंने उनसे बात की जॉर्ज फर्नांडीज, उन्होंने कहा नहीं, हमें एस्कॉर्ट नहीं चाहिए, हमें कोई ऐसा डर नहीं है। जब वो ऑफिस आते थे तो उनका ऑफिस 4th फ्लोर पर था, जिसमें डिफेंस सेक्रेटरी का भी ऑफिस रहता है और एक तरफ, और दूसरी तरफ डिफेंस मिनिस्टर का रहता है। तो हम लोग तो लिफ्ट से जाते थे, वो पूरा पैदल चल के 4 फ्लोर जाते थे। बहुत ही सिंपल आदमी थे। और जैसे मैंने अपनी किताब में भी लिखा है कि अपने कपड़े अपने आप धोते थे और इस्त्री नहीं करते थे, वो तकिए के नीचे रख देते थे, वही पहन लेते थे। और लगता था कि ऐसे कपड़े कुर्ता पजामे में ज़्यादा रहते थे, वो पैंट वैंट में नहीं रहते थे। दूसरी तरफ जसवंत सिंह, वो तो अलग टाइप ऑफ थे। वो पूरा प्रोटोकॉल के साथ जाते थे और उनको पूरा आदर चाहिए था। और 2 इंसिडेंट्स उनके साथ हुए। एक तो वो जब मेरे ऑफिस में आए डिफेंस सेक्रेटरी के, तो उनको बहुत अच्छा ऑफिस लगा ये, और वो राजपथ को फेस करता है, डिफेंस मिनिस्टर का ऑफिस दूसरी तरफ फेस करता है। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा अच्छा ऑफिस है, ये डिफेंस मिनिस्टर का होना चाहिए। तो मैं क्या बोलता, मैंने कहा हाँ साहब बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा भाई इस पर जल्दी करिए, इसमें चेंज करिए, हाँ आप उधर चले जाइए, हम इधर। तो मैं डिप्लोमेटिकली टाल सकता था सिर्फ। मैंने कहा हाँ साहब अभी फाइलें बहुत जानी हैं, इधर से उधर जानी है, फिर ये भी है कि मुझे रशिया में जाना है नेगोशिएशंस करने, कभी यूरोप जाना है। तो 2 महीने हो गए। उन्होंने कहा अभी तक आपने किया नहीं। समझ रहे थे वो। तो फिर मैंने इनके वो थे, एक डिफेंस एडवाइज़र भी थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, पहाड़ के थे। अच्छा। और पहले राजीव गांधी के समय रह चुके थे वो, डिफेंस मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर फॉर डिफेंस। तो उनसे मैंने कहा, कहने अरे ये कैसे कह रहे हैं जसवंत सिंह, ये तो गलत बात है, ये तो परंपरा के अनुसार डिफेंस सेक्रेटरी का ही ऑफिस है, ये इसको बदलना नहीं चाहिए। तो मैंने कहा आप समझाइए। उसके बाद से वो बोले नहीं। दूसरा ये हुआ था कि एक बार हम रूस गए, प्रेसिडेंट पुतिन के साथ इनकी मीटिंग थी, तो पूरा डेलीगेशन, हमारे एम्बेसडर रशिया के थे, हमारे सब अधिकारी थे, हम भी थे, गए उसके प्रेसिडेंट पुतिन के ऑफिस में। अब हम लोग को सबको एक आइडेंटिटी कार्ड दिया गया था कि यही लोग आएंगे पुतिन साहब के ऑफिस के अंदर एक्सेस के लिए। हाँ। और तो सब लोग ले आए अपना वो कार्ड, वो नहीं लाए जसवंत सिंह जी। अब वो
खड़ा हो गया सिपाही हाँ, कि नो यू विल नॉट बी अलाउड, वेयर इज योर कार्ड। अब उनको ये लगा कि एक साधारण सबल्टन हाँ, हाँ, उनको डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया को रोक रहा है। हाँ, तो उन्होंने कहा आई विल नॉट एक्सेप्ट द ऑर्डर्स ऑफ द सबल्टन। हाँ। He said that. तो फिर हम लोगों ने कहा उससे एम्बेसडर से, भाई आप ज़रा समझाइए। कुछ करिए। तो ये स्ट्रेटजी बनी कि ज़रा चिल्लाना शुरू करें, हम्म, क्यों नहीं जाने दे रहे आप इनको, ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। हाँ। तो जब शोर गुल्ला हुआ तो और अधिकारी लोग अंदर से आ गए। ओके। फिर उन्होंने उनको बताई समस्या ये, उन्होंने कहा अच्छा। मैंने कहा विदाउट द मिनिस्टर वी विल नॉट गो, वी कैन नॉट हैव दिस मीटिंग विदाउट द मिनिस्टर। हम लोग इनके बिना क्यों जाएंगे, यही तो हमारे हेड हैं डेलीगेशन। तो फिर उनको अलाउ किया। सर उस मीटिंग में जैसे आपने पुतिन को भी, पुतिन आप से रूबरू हुए होंगे, तो उस वक्त हाँ। पुतिन का कैसा मतलब रुख था? और नहीं, बहुत फ्रेंडली रुख था, बहुत फ्रेंडली रुख। तो अभी भी दिखता है वो, हाँ, जब हाँ, मोदी जी के हाँ। साथ भी जाते हैं। हमारी फ्रेंडशिप बहुत अब पुरानी हो गई है। और इसको अगर कोई तोड़वाना चाहे तो आसान बात नहीं है, आसान बात नहीं। और हमारे इंटरेस्ट में भी नहीं है। एक चीज़ हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो आप भी पढ़ें, जियो पॉलिटिक्स। जी जी जी। जियो पॉलिटिक्स ये डिमांड करता है कि जो हमारी देश हमारे आसपास हैं या बगल में सुपर पावर्स हैं, उनके साथ हमें दोस्ती रखनी चाहिए। तो जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से भी हमें बहुत अच्छी फ्रेंडशिप कायम रखनी चाहिए रशिया के साथ। इट हैज़ टू कंटिन्यू। शुरू में जब हम लोगों ने, भारत ने कोई वेस्टर्न ब्लॉक सेंटो नहीं ज्वाइन किया, सीटो नहीं ज्वाइन किया, तब रशिया आया था हम लोगों को मदद करने, क्योंकि अमेरिका इंग्लैंड तो नाराज़ हो गए थे कि ये तो इंडिया ज्वाइन ही नहीं कर रहा हमारे ब्लॉक। पाकिस्तान है ज्वाइन। हाँ, पाकिस्तान ने ज्वाइन कर लिया था। तो रशिया और हम लोगों की दोस्ती तब से है और कायम रहेगी, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। सर ये पॉडकास्ट हम लोग नोएडा में शूट कर रहे हैं, और आपको ग्रेटर नोएडा का फादर भी कहा जाता है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के फर्स्ट चेयरमैन हैं आप। और नोएडा और ग्रेटर नोएडा का फ़र्क भी दिखता है। मतलब जब आप ग्रेटर नोएडा में इंटर करते हैं तो जो उसकी अर्बन प्लानिंग है वो बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट लगती है। तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं जब मेरा भारत सरकार में ये टर्म ख़त्म हुआ एज सेक्रेटरी शिपिंग ट्रांसपोर्ट, तो मैं चाहता था कहीं दिल्ली के पास कोई अपॉइंटमेंट मिल जाए तो अच्छा है। तो मैंने अपने उस समय के चीफ सेक्रेटरी यूपी से बात की। जी जी। तो उन्होंने कहा टेलीफोन करके मुझे कि एक हम नई अथॉरिटी बना रहे हैं, ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसका ना इस समय ऑफिस है, ना पैसे हैं, ना कुछ नहीं। ओके, फ्रॉम स्क्रैच। हाँ, तो आप क्या उसके चेयरमैन बनना चाहेंगे? तो मैंने कहा हाँ, बन जाएंगे। तो मैंने फरवरी में ज्वाइन कर लिया 1992 में। मेरा जॉइंट सेक्रेटरी शिपिंग ट्रांसपोर्ट में 5 साल का वो टर्म ख़त्म हो गया था, तो फिर हमने यहाँ ज्वाइन कर लिया। फिर जब हम पहुँचे तो नेचुरली कोई ऑफिस तो था नहीं ग्रेटर नोएडा का, ना कोई कर्मचारी था उसका, ना पीएन, ना टेलीफोन, ना कुछ। तो हमारे बड़े अच्छे एक दोस्त थे जो चेयरमैन नोएडा थे, हेमंत कुमार जी। वो बहुत सुलझे हुए और मददगार थे। उन्होंने कहा तुम हमारे ऑफिस के सोफ़ा सेट में बैठ जाओ और यहाँ मैं एक टेलीफोन दे देता हूँ और हमारा ही चपरासी तुम्हारा भी हो जाएगा। ऐसे शुरू हुआ ये। हाँ। तो मैं उनके ऑफिस में एक सोफ़ा सेट में बैठ गया, बगल में एक टेलीफोन। फिर हल्के हल्के मैंने उनके 2-3 ऑफिसर्स लिए। फिर हम लोग गए ग्रेटर नोएडा देखने। कोई बाउंड्री तो थी नहीं, उन्होंने बस बताया कि यहाँ से शुरू हो जाता है ग्रेटर नोएडा आपका। और अच्छा, पैसे की बात हुई तो राज्य सरकार ने कहा हमारे पास इस समय कोई पैसा नहीं दे सकते।
तो हमने इनके चेयरमैन ग्रेटर नोएडा, ये जो नोएडा के चेयरमैन थे, उनसे कहा कि कुछ तो आप धनराशि दे दीजिए, हम आपको वापस कर देंगे। तो उन्होंने कुछ आई थिंक 4-5 करोड़ दे दिए। फिर उन्होंने हमारे अपने ऑफिस के पीछे एक कमरा दे दिया अलग से कि आप यहाँ से शुरू करिए। तो वहाँ भी चले गए, अपने कुर्सियाँ खरीदी, फर्नीचर खरीदा। फिर हमने कहा भाई पैसा तो आना चाहिए। तो हमने क्या किया कि एक सेक्टर सोचा कि इसको डेवलप किया जाए, विकसित किया जाए और बेचा जाए। उससे पहले हमने कहा कि थोड़ी प्लानिंग तो कर लें इस एरिया की। अगर ये ग्रेटर नोएडा का एरिया है तो ये कैसे विकसित होगा, क्या क्या इसमें एरियाज बनेंगे, ये सब अर्बन डेवलपमेंट। हाँ, तो मैंने सोचा कि यूपी गवर्नमेंट में जो टाउन एंड विलेज कंट्री प्लानर हैं, उनके दख्यानुसी ख्यालात रहते हैं अपने अर्बन प्लानिंग के ट्रेडिशन। तो मैं दिल्ली में स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में के प्रिंसिपल से मिलने चला गया। उस समय मिस्टर रिवेरो थे। तो मैंने कहा मिस्टर रिवेरो, आई एम द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, आई वांट यू टू प्लान दिस डेवलपमेंट ऑफ दिस अथॉरिटी, दिस एरिया, रोड्स एंड लैंडस्केपिंग, द होल अर्बन प्लानिंग। तो उन्होंने सुना। फिर उन्होंने कहा कि मिस्टर योगेंद्र, आप ऐसा करिए कि ये प्लानिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट हो पूरे स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग से कर दीजिए। अच्छा, डोंट गिव इट टू एनी पर्टिकुलर पर्सन, यानी कि एक सिंगल व्यक्ति। हाँ, क्योंकि वो फिर अपने विभाग का देखेगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। आपके लिए भी अच्छा था, बहुत फंड तो थे नहीं। तो फिर उन्होंने कहा मैं आपको बता दूंगा कितना कॉस्ट है, पर हम लोग करेंगे। एक हफ्ते बाद टेलीफोन आया कि साहब 4 लाख लगेंगे आपके प्लानिंग। मैंने कहा सिर्फ 4 लाख? कहने हाँ, सिर्फ 4 लाख लगेंगे। तो 4 लाख में उन्होंने पूरी ग्रेटर नोएडा की लेआउट प्लान बना दिया। क्या बात है। फिर प्लान बन गया तो अब सेक्टर्स भी उसमें बन गए। अल्फा बीटा गामा। हाँ, तो नहीं, उस समय कुछ नहीं था। अच्छा। तो फिर हमने कहा पैसा रेस किया जाए, कैसे करें। एक्वायर करनी थी लैंड। तो हमने क्या किया, एक अल्फा सेक्टर डिमार्केट किया। एक उसका नाम अल्फा नहीं रखा था, एक सेक्टर डिमार्केट किया। और हमने ये कहा कि जो भी यहाँ आना चाहे अप्लाई करे विथ 20,000 रुपीज़ डिपॉजिट। और मैंने ये भी लिखा अखबार में, वो भी अभी भी एडवर्टाइजमेंट होगा, कि ये ITO क्रॉसिंग से 45 किलोमीटर है। तो ये मत बाद में ये कहें कि आपको ने धोखा दिया, ये सब। 45 किलोमीटर है, आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं और इतना एरिया मिलेगा, पर एक डिपॉजिट ऑफ 20,000 होगा। हम लोगों ने सोचा कि कुछ आ जाएंगी एप्लीकेशंस, पैसा भी आ जाएगा। पर ताज्जुब हमें ये हुआ कि 2000 प्लॉट्स हमने बिड्स मंगवाई थी, 4000 एप्लीकेशंस आ गई। क्या बात है, जस्ट डबल। और उसमें पैसा भी आ गया 20-20 हज़ार रुपये। एक कॉर्पस हो गया। कॉर्पस हो गया। जी जी जी। फिर लोगों ने कहा हम देखना चाहते हैं कहाँ है ये। तो हमने उनके लिए बस अरेंज की और वो आए देखने, तो वहाँ तो खेत थे। तो उन्होंने कहा अरे हमें ये धोखा दिया जा रहा है, खेत है सिर्फ। हमने कहा जिसको पैसा लेना है वापस ले ले, हम कोई उसमें कट नहीं करेंगे। क्योंकि रूल्स में ये था कि अगर आप विड्रॉ करते हैं एप्लीकेशन तो आपको कैंसिलेशन चार्जेस भी लगते हैं। हमने कहा कोई चार्जेस नहीं लेंगे, आपको हटना है तो आप हट जाइए, यहाँ से विड्रॉ कर लीजिए, बिल्कुल फेयर। तो उसमें उन लोगों को फिर से ये मन में बात आई कि क्यों फ्री ऑफर क्यों कर रहे हैं कि जो भी वापस लेना चाहे ले ले। आपके पास तो डबल एप्लीकेशन पहले हाँ, से थी, तो उसमें से रिस्क भी नहीं था। बहुत लोगों ने तो वापस किया, 400-500 लोगों ने, वो बाकी ने कहा कि हम वेट करेंगे। तो वो जो पैसा आया उससे हमने पहला एक्विजिशन किया उस एरिया का। तो हमें फंड ना स्टेट गवर्नमेंट ने दिए ना किसी ने दिए। बहुत बड़ी बात है।
भाई ये स्ट्रेटजी निकाली, ये वर्क कर गई। फिर ऐसा हुआ कि ये उन्होंने जो सेक्टर्स बनाए थे कि नाम क्या रखा जाए, मैंने सबसे पहले जब मैं लखनऊ में था तो मैंने यहाँ इंदिरा नगर में एक प्लॉट ख़रीदा था और उसका नाम था दीनदयाल उपाध्याय मार्ग। अच्छा। दीनदयाल कुछ या कुछ नाम था। फिर जब कांग्रेस आई तो उन्होंने नाम पलट दिया, कुछ और नाम रख दिया, कोई कांग्रेस नेता खिला। तो मैंने कहा ये तो बड़ा झंझट रहेगा। तो मैंने उनका सेक्टर का नाम रख दिया अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ये स्टोरी। हाँ, कि जिससे कोई उसमें किसी की दिलचस्पी नहीं है नाम बदलने में। जी। तो वो जो है अभी तक चला आ रहा है। और मुझे बड़ी ताज्जुब हो रहा है कि ऐसे अल्फाबेट्स भी आ गए, ची चाय की पाई, हाँ। चाय पाई, जो मैं भी नहीं जानता हूँ। वो बढ़ता जा रहा है ना। हाँ। तो इस तरह से ये भी हुआ। तो बहुत सी समस्याएं आती हैं प्रशासन में, और गवर्नमेंट चेंज होती रहती है तो नीतियां भी बदलती रहती हैं, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। सर, मैं पूछना चाहता हूँ क्योंकि एक राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस और फिर आगे चल के अपने कैरियर में वो राज्यसभा का सेक्रेटरी जनरल भी बनता है, और वो अपर हाउस है हमारे भारत के लोकतंत्र का। और सेक्रेटरी जनरल पे ऑलमोस्ट भारत के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं वो बिल्कुल डिपेंड होते हैं। कोऑर्डिनेशन भी करना होता है डिफरेंट पार्टीज़ का, और बहुत क्वालिटी डिबेट्स भी होती हैं। वो अनुभव सर मुझे बताइए। ऐसा हुआ कि जब मैं डिफेंस सेक्रेटरी से रिटायर हुआ 2002 में, तो मैं अपने नोएडा के घर में आ गया था। तो वहाँ से टेलीफोन आया वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस से, एक हमारी बैच के थे। उन्होंने टेलीफोन किया कि क्या कर रहे हो आजकल। तो उस समय पेंशन मिलती थी हम लोग को 13,200 रुपये। हमने कहा ये प्लान कर रहे हैं कि इस अमाउंट में, इस रकम में कैसे जीवित रहें, गुजारा करें। और क्योंकि जो हमने घर खरीदा था सेक्टर 61 में, वो भी बैंक से लोन लिया था, वो भी देना था वापस। तो थोड़ी देर बाद उसने कहा क्या तुम राज्यसभा में काम करना चाहोगे। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि कल वाइस प्रेसिडेंट से मिल लो। तो वाइस प्रेसिडेंट से मिलने गया। उन्होंने कहा आपके बारे में बहुत सुन रखा है, आप तो रक्षा सचिव भी रह चुके हैं। उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट कौन थे सर? शेखावत साहब, भैरव सिंह शेखावत। तो अगर आप ठीक समझें आप ज्वाइन कर लीजिए सेक्रेटरी जनरल। तो मैंने एकदम ज्वाइन कर लिया। जी। तो फिर मैं वहाँ पर जो सेक्रेटरी जनरल रहता है वो चेयरमैन यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के डेस्क के नीचे ही बैठता है। जी। चारों तरफ एमपीज रहते हैं, एक तरफ रूलिंग पार्टी, एक तरफ ये। तो हाँ, शुरुआत हुई। और ये है कि सेक्रेटरी जनरल को सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, मेंबर्स। क्योंकि और सेक्रेटरी जनरल का भी जो काम है वो अपॉलिटिकल है। वो रूलिंग पार्टी का वो नहीं है। ही हैज़ टू बी लेवल एंड इक्वल टू इन हिज वर्क विथ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज। तो वो मैंने कायम रखा। और अच्छी तरह कोई चैलेंज कभी, कुछ इंटरेस्टिंग? हाँ, चैलेंज तो ये आया था कि एक बार कि पूरा ऑपोजिशन वॉकआउट कर गया, क्योंकि एक इसका सीएजी और सीबीआई की विजिलेंस जो ऑर्गेनाइजेशन है, कोई किसी केस में उनकी रिपोर्ट आई थी सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की। तो ऑपोजिशन चाह रहा था कि वो पेश की जाए हाउस में। गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि पेश हो। तो ये वाइस प्रेसिडेंट के निर्णय पर छोड़ा गया। तो वाइस प्रेसिडेंट, उसमें सिर्फ एक बिंदु था जो महत्वपूर्ण था। सीवीसी ने लिखा था कि ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, इट शुड नॉट बी पब्लिसाइज्ड।
तो उन्होंने कहा इस पर आप बना के भेजिए कि इसको रिजेक्ट किया जाता है, जो एप्लीकेशन है बाई द ऑपोजिशन कि इसकी CVC रिपोर्ट को पब्लिसाइज किया जाए। तो रात भर हम लोग बैठे, एक छोटा वर्जन हम लोगों ने लिखा, फिर एक बड़ा वर्जन इलेबोरेट डिटेल्ड वो 2 बजे तक चला। और नेक्स्ट डे जब उन्होंने रिपोर्ट अपने निर्णय दिया तो उसमें मना कर दिया कि रिजेक्ट करते हैं हम एप्लीकेशन ऑपोजिशन की, तो उस पर उन्होंने पूरा वॉकआउट कर दिया। अब उसमें कोई बिल नहीं पास होता। गवर्नमेंट ने ये कहा, वो भी देखिए डेमोक्रेसी तो हमारे यहाँ ही, उन्होंने कहा बिना डिस्कशन के हम कोई बिल प्रस्तुत नहीं करेंगे। तो 13 दिन तक नहीं चलता रहा। तो एक तो ये चैलेंज था। दूसरा, कभी कभी जैसे मलिया साहब का, मलाया जो अब बाहर हैं विदेश में, किंगफिशर वाले, उन्होंने कोई क्वेश्चन पोस्ट किया था, वो नंबर 1 पर आई थी लिस्ट में, विजय माल्या। हाँ, पर जब हमारे ऑफिस ने एग्जामिन किया, उन्होंने कहा ये तो क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो हमारे यहाँ एक रूल है कि अगर पहले क्वेश्चन आ चुका है तो उसको रिपीट नहीं होगा, तो रिजेक्ट हो गया हमारे फाइनल अप्रूवल से। अब उन्होंने शिकायत की, तो हमने कहा साहब जब ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, उसका आंसर हो चुका है, ये तो अंडर रूल्स अलाउड नहीं है। तो मुरली मनोहर जोशी को कहा गया कि आप देखिए ज़रा फाइल में। उन्होंने देखी पूरी फाइल, उसमें उन्होंने अपहोल्ड किया कि ये तो रूल के अंदर नहीं आ सकता ये। तो बड़ा नाराज़ होके गए थे मेरे मलया। बट और ज़्यादा कोई नहीं दिक्कत हुई। सर, मैं आज इस पॉडकास्ट का आखिरी सवाल लूँगा। 83 साल की उम्र में भी आप काफ़ी फिट एंड फाइन दिखते हैं, हैंडसम दिखते हैं। आपकी सुबह जो है कारवा म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल से होती है और कविताएं भी लिखते हैं। अभी आपकी दूसरी किताब भी आई कविताओं की, प्लेज देखते हैं, आपका शौक़ है। और मैं एक तो सर इतनी लंबे अनुभव के बाद यहाँ से जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो कोई ख़ास रिग्रेट, कोई ख़ास चीज़ जो आप रेक्टिफाई करना चाहें? और एक और सवाल मेरे मन में आया है, बहुत संक्षिप्त नहीं सही, लेकिन चाहता हूँ आप आंसर करें कि एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चर का कुछ आपस में, जो संस्कृति है, भारत की संस्कृति बहुत डाइवर्स है, तो कल्चर आपके लिए चैलेंज भी देता होगा, कल्चर आपके लिए एक बहुत बड़ा फोर्स भी साबित होता होगा। तो एक पीछे मुड़ के देखना ज़िंदगी को और एडमिनिस्ट्रेशन में कल्चर का जो कनेक्ट है, उस पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, कल्चर के 2 रूप होते हैं। एक तो कल्चर जो हमारे देश के संगीत, धार्मिक शास्त्र, स्कूल एजुकेशन से होती है। एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर, कि जब आप किसी पद पर रहते हैं तो उसका एक कल्चर अलग होता है। तो दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ब्रिटिश टाइम्स में ये था कि हम लाट साहब हैं, लाट साहब हैं, हम जो कहेंगे वही होगा। प्रजातंत्र के एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर में बहुत फ़र्क है। आप ये नहीं कह सकते कि हम जो कहेंगे वही अंतिम है, माई वे इज़ हाईवे। हाँ वो नहीं हो सकता जी। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो प्रशासन में काम करता है उसमें ये जो देश की संस्कृति है वो घुसी होनी चाहिए। ही शुड इम्बाइब द कल्चर ऑफ द कंट्री, तभी वो मिक्स कर पाएगा लोगों से और समझ पाएगा लोगों को। अब जैसे मैं DM मुजफ्फरनगर गया तो एक दिन एक महीना या 2 महीने हुए थे, एक आदमी ले आया कि ये मैं आपका बच्चा लाया हूँ। तो मैंने कहा क्या कह रहे हैं आप? तो फिर बाद में मुझे मालूम हुआ कि उनकी संस्कृति ये है कि जिसको बहुत प्यार या आदर करते हैं उसको कहते हैं ये आपका बच्चा। यानी कि अब आप इसकी देखभाल करिए, इसको मदद करिए। तो अगर मुझे ये समझ में नहीं आया तो मुझे तो बहुत अजीब लगा। तो ऐसे बहुत चीज़ें होती हैं। तो you have to understand the culture of the country and of the people you are serving। क्योंकि हमारे देश में भी जो
विभिन्न इलाकों के विभिन्न कल्चर्स हैं, वो अलग अलग है। अलग अलग। तो जहाँ आप काम करते हैं उसका कल्चर हमें जानना चाहिए। अब मैं इस समय जैसे अगर कल्चर के क्षेत्र में जो मैं काम कर रहा हूँ, एक एनजीओ है जी। इंडियन ट्रस्ट फॉर रूरल हेरिटेज एंड डेवलपमेंट, ITRHD। उसमें हम जो गांव में पुरानी संस्कृति है, पुराने इमारतें हैं, उनको संरक्षित प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे आजमगढ़ ज़िले में तीन गांव हम लोगों ने लिए हैं इसका संरक्षण करने के लिए। एक है हरिहरपुर गांव, उसमें जो संस्कृति है पिछले 400 साल की क्लासिकल म्यूज़िक की है। हर एक परिवार में हर एक बच्चे को क्लासिकल म्यूज़िक सिखाया जाता है। क्या बात है। अब जो शिक्षा भी तो देनी है बच्चों को, तो बहुत लोग अपने बच्चों को बाहर भेजने लगे। हरिहरपुर गांव है उसका नाम। तो हम लोग उनके लिए एक स्कूल वहीं बना रहे हैं ताकि वो कल्चर भी प्रिजर्व हो और हाँ, एजुकेशन भी। बहुत शानदार। इसी तरह एक गांव है निज़ामाबाद, उसमें ब्लैक पॉटरी बनती। पूरे देश में अगर एक कोई गांव है जो ब्लैक पॉटरी बनाता है, काली पॉटरी, वो निज़ामाबाद है। उसको प्रिजर्व करना था, तो हम लोगों ने राज्य सरकार से कहा कि इनको, क्योंकि वो उसमें आग में डालते हैं उसको, उसमें टेम्परेचर कंट्रोल नहीं रहता, कभी कोई बहुत ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है। तो उनके लिए राज्य सरकार से हम लोगों ने एक फर्नेस कंट्रोल टेम्परेचर वाली मशीन मंगवाई और दे दी है उनको। इसी तरह मुबारकपुर एक है गांव, जहाँ की बनारसी साड़ियों का वीविंग होती है। तो उनके भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि डिज़ाइंस उनके ऐसे आधुनिक दें कि जो कि लोग खरीदें, रिलेवेंट भी रहे। तो हम लोग ने कुछ उनको बुलाया, डिज़ाइनर्स को भी। तो संस्कृति को प्रिजर्व करना बहुत महत्वपूर्ण है हमारे नागरिकों के लिए और हम लोग के सब के लिए। और प्रशासन में हर एक प्रशासक को ये प्रयास करना चाहिए कि जिस क्षेत्र में वो काम कर रहा है उसकी संस्कृति को प्रिजर्व करे, संरक्षित रखे। तो मेरे तो यही ख्याल है और विचार है। सर बहुत शानदार। एक बहुत इंस्पिरेशनल लाइफ आपकी है और हम सारे नए बच्चे भी, हम सभी लोग इंस्पायर होते हैं। जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में आप पहुँचे सर, आपने सबको एक जिसको कहते हैं अकोमोडेशन भी करना, मिडिल पाथ लेकर के काम करना, और फाइनली जो कल्चर पे आपका जो फोकस है, और आज भी आप कल्चर पे काम कर रहे हैं। कल्चर एक ऐसा सूत्र है जो हम सभी अलग अलग लोगों को बांधता है, और अगर कल्चर ना हो तो जो डिफरेंसेस बन जाती हैं, और अगर हम कल्चरली ज़्यादा कनेक्ट हो जाएं तो वो डिफरेंसेस हम डाइवर्सिटी में सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। तो शायद वो सबसे शानदार बात है, और आज भी आप ये कार्य कर रहे हैं, तो बहुत बहुत शानदार। ये अनुभव बहुत शानदार रहा सर आपसे बातचीत करने का। बतरस की टीम की तरफ से बहुत बहुत आभार सर। शुक्रिया, थैंक यू।